We are starting with Rule 13 of second schedule. In the earlier session, we had done up to Rule 12 of the second schedule. Rule 13 क्या कहता है? Rule 13 says officer entitled to attach and sell. The attachment and sale of movable property and the attachment and sale of immovable property may be made by such persons as the TRO may from time to time direct. TRO can direct from time to time. TRO direct कर सकते हैं कि कौन सा पर्सन इमूवेबल प्रॉपर्टी या मूवेबल प्रॉपर्टी को अटैच या सेल करेंगे, तो जिनके ऊपर भी उनका क्षेत्राधिकार है उनको डायरेक्ट कर सकते हैं, जैसे इंस्पेक्टर को भी डायरेक्ट कर सकते हैं। रूल 14 में कहा जा रहा है एनी डेफिशिएंसी ऑफ प्राइस विच में हैपन ऑन ए रीसेल बाय रीजन ऑफ द परचेजर्स डिफॉल्ट, परचेजर की गलती की वजह से अगर परचेजर डिफॉल्ट कर जाता है, जैसे परचेजर पेमेंट नहीं करता और उसकी वजह से कोई प्राइस में कमी आ जाती है, दाम में कोई कमी आ जाती है उस एसेट के रीसेल करने की वजह से, माली परचेजर जो था उसने पेमेंट नहीं किया और उसको रीसेल करना पड़ा एसेट को और उसकी वजह से उसके दाम में कमी आ गई। इन ऑल एक्सपेंसेस अटेंडिंग सच रीसेल, और भी जो भी खर्चे उस रीसेल में होते हैं, shall be certified by the TRO, shall be certified to the TRO by the officer holding the sale. जो भी ऑफिसर सेल होल्ड कर रहा है वो TRO को सर्टिफाई करेंगे कि कितने खर्चे रीसेल में आए थे। अटेंडिंग सच सेल, रीसेल का मतलब है उस रीसेल के संदर्भ में जितने खर्चे हुए जो उसमें शामिल थे। And shall at the instance of either the TRO or the defaulter be recoverable, और ये जो एक्सपेंसेस हैं और जो डेफिशिएंसी ऑफ प्राइस है टीआरओ के ऑर्डर पे, इंस्टेंस ऑफ आइदर द टीआरओ और द डिफॉल्टर, या तो डिफॉल्टर के इंस्टेंस पे, डिफॉल्टर यानी जिसने टैक्स नहीं पे किया है वो कहे ये खर्चे रिकवर किए जाएं, या टीआरओ के इंस्टेंस पर भी, टीआरओ के कहने पर भी। यहाँ पे इंस्टेंस ऑफ आइदर द टीआरओ का मतलब है कि टीआरओ के कहने पे या डिफॉल्टर के कहने पे जो भी खर्चे या प्राइस में जो कमी आ गई है रीसेल में, वो रिकवरेबल होंगे डिफॉल्टिंग परचेजर से। जिस परचेजर ने डिफॉल्ट किया था उससे रिकवरेबल होंगे, और इसके लिए प्रोसीजर है अंडर द प्रोसीजर प्रोवाइडेड बाय द शेड्यूल। शेड्यूल में जो प्रोसीजर प्रेस्क्राइब किया गया है कि किस प्रकार से वो खर्चे रिकवरेबल होंगे डिफॉल्टिंग परचेजर से। डिफॉल्टिंग परचेजर वो परचेजर है जिसने कि जब प्रॉपर्टी को सेल किया गया, डिफॉल्टर की प्रॉपर्टी को जब सेल किया गया तब उसने परचेज किया था, लेकिन वो डिफॉल्ट कर गया, यानी उसने पेमेंट नहीं किया या समय से पहले पेमेंट नहीं किया, जो भी डिफॉल्ट था उसका, और उसकी वजह से प्रॉपर्टी को रीसेल करना पड़ा। तो यदि प्रॉपर्टी को रीसेल करना पड़ा तो रीसेल में अगर प्रॉपर्टी कम दाम में बिकती है या वो एसेट कम दाम में बिकता है तो वो कमी आ गई प्राइस में, और रीसेल में कुछ खर्चे भी आएंगे। तो जो भी रीसेल के खर्चे हैं, जो रीसेल में शामिल खर्चे हैं, रीसेल की प्रक्रिया में जो भी खर्चे होते हैं, उन खर्चों को और प्राइस की डेफिशिएंसी को टीआरओ को सर्टिफाई करेंगे वो ऑफिसर जो उस सेल को होल्ड कर रहे हो, और वो खर्चे टीआरओ के इंस्टेंस पे या डिफॉल्टर के इंस्टेंस पे रिकवर किए जाएंगे उस डिफॉल्टिंग परचेजर से, और उसके लिए प्रोसीजर प्रेस्क्राइब्ड है इस शेड्यूल में। प्रोवाइडेड दैट नो सच एप्लीकेशन शैल बी एंटरटेन्ड अनलेस फाइल्ड विद इन 15 days फ्रॉम द डेट ऑफ रीसेल, बशर्ते ये कि कोई भी इस तरह की एप्लीकेशन एंटरटेन नहीं की जाएगी जब तक कि ऐसा ना हो कि वो 15 दिन के अंतर्गत फाइल की जाए रीसेल की तारीख से। यानी जो एप्लीकेशन है, इंस्टेंस की जो बात हो रही है, ये एप्लीकेशन टीआरओ या डिफॉल्टर के वजह तरफ से
एप्लीकेशन फाइल की जाएगी 15 दिन में उस डेट ऑफ रीसेल से, यानी जो एप्लीकेशन करेगा उसमें डिफॉल्टर करेगा, टैक्स रिकवरी ऑफिसर तो ऑर्डर ही कर सकता है उस ऑफिसर को कि इससे ऐसा किया जाए। तो कोई भी जो एप्लीकेशन है वो 15 दिन के अंतर्गत की जाएगी डेट ऑफ रीसेल से, कि वो खर्चे रिकवर किए जाएं। अब 15 रूल 15 है adjournment or stoppage of sale. The TRO may in his discretion adjourn any sale hereunder to a specified day and hour. किसी भी सेल को टीआरओ के पास ये डिस्क्रिशन है। डिस्क्रिशन मतलब एक ऐसा पावर जो कि अपने विम्स एंड फैंसी में वो नहीं लगा सकता, अपने मन मर्जी से नहीं यूज कर सकता। डिस्क्रिशन को रीजन से यूज करना होगा और मटेरियल को देख के यूज करना होगा, लेकिन उसका डिस्क्रिशन है, यानी उसको किसी से पूछना नहीं है। वो एडजर्न कर सकता है, यानी किसी और डेट तारीख के लिए मुलतवी कर सकता है किसी भी सेल को, और एक किसी भी स्पेसिफिक डे या स्पेसिफिक आवर के लिए उसको मुलतवी कर सकता है। एंड द ऑफिसर कंडक्टिंग एनी सच सेल, और जो ऑफिसर इस तरह की किसी भी सेल को कंडक्ट कर रहा है, ही में इन हिज डिस्क्रिशन एडजर्न द सेल, वो अपने डिस्क्रिशन में उस सेल को एडजर्न कर सकता है, रिकॉर्डिंग हिज रीजंस फॉर सच एडजर्नमेंट। और वो ऑफिसर भी जो सेल को कर रहा था उसके पास भी डिस्क्रिशन है कि वो सेल को एडजर्न कर सकता है, और बस ये फ़र्क है कि उसको रिकॉर्ड करने पड़ेंगे रीजंस, यानी इवन टीआरओ को रिकॉर्ड करने पड़ेंगे रीजंस फॉर सच एडजर्नमेंट। रीजंस रिकॉर्ड करके और एडजर्न किया जा सकता है सेल की तारीख को या घंटे को। आवर का मतलब यहाँ समय से। Provided that where the sale is made in or within the precincts of the office of the TRO, बशर्ते ये कि अगर सेल टीआरओ के ऑफिस के बिल्डिंग के अंदर हो रही है, प्रेसिंक्ट्स ऑफ यानी उसकी प्रीमाइसेस के अंदर हो रही है, तो नो सच एडजर्नमेंट शैल बी मेड, कोई भी ऐसा एडजर्नमेंट नहीं किया जाएगा विदाउट द लीव ऑफ द टैक्स रिकवरी ऑफिसर। टैक्स रिकवरी ऑफिसर के लीव के बिना का मतलब है कि टैक्स रिकवरी ऑफिसर की परमिशन के बिना कोई भी ऐसा एडजर्नमेंट नहीं किया जाएगा, क्योंकि टैक्स रिकवरी ऑफिसर के ऑफिस के प्रिसिंक्ट में ही वो सेल हो रही है। टैक्स रिकवरी ऑफिसर के बारे में अज्यूम किया जा रहा है कि वो वहीं बैठे होंगे, तो उनसे पूछ के ही, उनके परमिशन लेके ही ये एडजर्नमेंट वो व्यक्ति कर सकते हैं जिनको ऑथराइज किया गया था, या वो ऑफिसर कर सकते हैं जिनको ऑथराइज किया गया था। कहीं कहीं पर्सन वर्ड यूज किया गया, कहीं ऑफिसर वर्ड यूज किया गया। 15(2) में एक आ जा रहा है कि वेयर सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज एडजर्न्ड अंडर सब रूल 1। जब भी इमूवेबल प्रॉपर्टी की सेल को एडजर्न कर दिया जाता है सब रूल 1 के तहत, फॉर ए लॉन्गर पीरियड देन 1 कैलेंडर मंथ, एक कैलेंडर महीने के से और लंबे पीरियड के लिए उसको एडजर्न कर दिया जाता है, अ फ्रेश प्रोक्लेमेशन ऑफ सेल अंडर दिस शेड्यूल शैल बी मेड। एक फ्रेश प्रोक्लेमेशन किया जाएगा सेल का इस शेड्यूल के तहत, एक फ्रेश घोषणा की जाएगी सेल की इस शेड्यूल के तहत, अनलेस द डिफॉल्टर कंसेंट्स टू वेव इट, जब तक ऐसा ना हो कि डिफॉल्टर स्वीकार कर लेता है, अपनी कंसेंट दे देता है, अपनी हामी दे देता है उसको वेव करने के लिए। डिफॉल्टर कहता है ठीक है, फ्रेश प्रोक्लेमेशन की ज़रूरत नहीं है और आप इसको एडजर्न करके एक कैलेंडर के बाद मंथ के बाद भी करेंगे तो उसके लिए फ्रेश प्रोक्लेमेशन की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर वो कहता है नहीं फ्रेश प्रोक्लेमेशन ज़रूरी है, तब तो करना ही पड़ेगा। Every sale shall be stopped if before the lot is knocked down, the arrears and costs, including the cost of the sale, are tendered to the officer conducting the sale, or proof is given to his satisfaction that the amount of such arrears and costs has been paid to the recovery officer, tax recovery officer, who ordered the sale. सेल को कब रोका जा सकता है? सेल हो रही है, इसके पहले कि लॉट इज नॉक डाउन, यानी जो फाइनल हथौड़ा है वो मारा जाता है कि अब खत्म हो गया ये और डील फाइनल हो गई, सेल हो गई पूरी। बिफोर द लॉट इज नॉक डाउन, फाइनल हथौड़ा जब तक ठोक दिया जाता है
उसके पहले सेल रोकी जा सकती है, सेल रोकी ही जाएगी अगर जो एरियर और कॉस्ट हैं सेल के वो प्रस्तुत कर दिए जाते हैं ऑफिसर को जो सेल कंडक्ट कर रहा है। टेंडर टू द ऑफिसर यानी प्रस्तुत कर दिए जाते हैं उस ऑफिसर को जो सेल कंडक्ट कर रहा है, और प्रूफ इज गिवन या उनको सबूत दिया जाता है टू इज सेटिस्फैक्शन, उनके संतुष्टि से, दैट ये जो अमाउंट था एरियर और कॉस्ट का वो पे कर दिया गया रहा है टीआरओ को जिन्होंने सेल को ऑर्डर किया था। यानी मान लीजिए टीआरओ ने सेल को ऑर्डर किया है और उस सेल को कंडक्ट कर रहे हैं कोई और व्यक्ति, कोई और ऑफिसर, या तो वो एरियर और तथा कॉस्ट उस ऑफिसर को टेंडर की जा रही है बिफोर द लॉट इज नॉक डाउन, तो सेल को रोकना होगा, या फिर उस ऑफिसर को ऐसा प्रूफ दिया जा रहा है उसके सेटिस्फैक्शन तक कि जो अमाउंट था एरियर्स का या कॉस्ट का वो टीआरओ को पे कर दिया गया है जिन्होंने सेल को ऑर्डर किया था, तो उस केस में रोकना पड़ेगा सेल को। हाँ, अगर लॉट इज नॉक डाउन तब सेल को नहीं रोका जा सकता, तब तो सेल हो गई है। प्राइवेट एलिनेशन टू बी वॉइड इन सर्टन केसेस where a notice has been served on a defaulter under Rule 2. Rule 2 में जहां नोटिस सर्व कर दिया गया रहा है डिफॉल्टर को, रूल 16 में कहा जा रहा है कि जहां भी रूल 2 में डिफॉल्टर को नोटिस सर्व कर दिया गया है, द डिफॉल्टर और हिज रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट, तो वो जो डिफॉल्टर है या उसका जो भी रिप्रेजेंटेटिव है, shall not be competent to mortgage, charge, lease or otherwise deal with any property belonging to him except with the permission of the TRO. एक बार नोटिस दे दिया गया रूल 2 में, रूल 2 में वही नोटिस दिया जाता है जिसमें कहा जाता है इसका पेमेंट 15 दिन में आप कर दी। एक बार यहाँ पे रूल 2 है, रूल 2 में जब अगर एक बार दे दिया गया नोटिस, उसके बाद जो भी डिफॉल्टर है वो उस प्रॉपर्टी को ना तो मोर्टगेज कर सकता, कोई प्राइवेट एलिनेशन नहीं कर सकता। एलिनेट करना मतलब अपने से अलग करना, प्राइवेट लेनी निजी रूप से, वो एलिनेट नहीं कर सकता, यानी उसको मोर्टगेज, चार्ज, लीज या अदरवाइज उस प्रॉपर्टी से वो डील नहीं कर सकता जो उसको बिलोंग कर रही है, सिवाय टीआरओ के परमिशन के। नॉर शैल एनी सिविल कोर्ट इशू एनी प्रोसेस, और ना ही कोई सिविल कोर्ट कोई भी कार्रवाई करेगा, कोई प्रोसेस इशू करेगा अगेंस्ट सच प्रॉपर्टी, ऐसी प्रॉपर्टी के खिलाफ, इन एग्जीक्यूशन ऑफ ए डिक्री फॉर द पेमेंट ऑफ मनी। कोई भी अगर डिक्री, कोई ऑर्डर हुआ है सिविल कोर्ट का जिसमें कि मनी पेमेंट के लिए ऑर्डर किया गया है, तो कोई भी सिविल कोर्ट कोई प्रोसेस नहीं इशू कर सकता है उस प्रॉपर्टी को, उस डिक्री को एग्जीक्यूट कराने के लिए, पेमेंट ऑफ मनी के लिए, अगर नोटिस सर्व कर दिया है टीआरओ ने। यानी एक बार नोटिस टीआरओ का सर्व हो गया तो जितने भी उस डिफॉल्टर के पास एसेट्स हैं, कोई भी डिफॉल्टर के पास जितनी भी प्रॉपर्टी है, तो वो सारी की सारी प्रॉपर्टी को किसी भी तरह से एलिनेट नहीं कर सकता वो, क्या भले लीजी क्यों ना हो, ना मोर्टगेज कर सकता है, ना उसको कोई भी प्रतिभारित कर सकता है किसी तरह से, उसके अगेंस्ट लोन नहीं ले सकता, और उसके साथ कोई भी डीलिंग नहीं कर सकता उस प्रॉपर्टी के संबंध में, सिवाय टीआरओ के परमिशन से। और एक कोई सिविल कोर्ट भी जिसने ऑर्डर कर दिया हो पेमेंट ऑफ मनी के लिए, वो भी अपना नहीं रिकवर कर सकता, अपने डिग्री को एग्जीक्यूट नहीं करा सकता है अगर ये नोटिस जो है रूल 2 का एक बार सर्व हो गया है डिफॉल्टर के ऊपर। अब 16(2) में ये कहा जा रहा है कि वेयर एन अटैचमेंट हैज बीन मेड अंडर दिस शेड्यूल, जहां पर इस शेड्यूल के तहत एक अटैचमेंट कर लिया गया है, एनी प्राइवेट ट्रांसफर और डिलीवरी ऑफ द प्रॉपर्टी attached or of any interest therein, and any payment to the defaulter of any debt, dividend or other monies contrary to such attachment shall be void as against all claims enforceable under the attachment. अब इस शेड्यूल में अगर शेड्यूल 2 में कोई अटैचमेंट कर दिया गया
तो जो अटैच प्रॉपर्टी है उसका कोई भी प्राइवेट ट्रांसफ़र या कोई डिलीवरी, एनी प्राइवेट ट्रांसफ़र और द डिलीवरी ऑफ द अटैच प्रॉपर्टी, या उसमें कोई भी इंटरेस्ट का प्राइवेट ट्रांसफ़र या डिलीवरी नहीं किया जा सकता। और कोई भी पेमेंट जो डिफ़ॉल्टर को किया जाना है किसी भी डेट का, डिविडेंड का या दूसरे मनीज़ का, जो कि उस अटैचमेंट के विपरीत होगा, अगर ऐसा कोई पैसा उसको दिया जा रहा है जो डेट का पैसा है या डिविडेंड का पैसा है या मनीज़ का पैसा है, लेकिन वो अटैचमेंट के विपरीत है, मान लीजिए डिविडेंड हैज़ बीन अटैच्ड और उसको उसके बावजूद डिविडेंड दिया जा रहा है, तो ऐसा कोई भी पेमेंट जो होगा वो वॉइड होगा एज अगेंस्ट ऑल क्लेम्स एनफोर्सेबल अंडर द अटैचमेंट। तो उस अटैचमेंट के तहत जितने भी क्लेम्स एनफोर्सेबल हैं उसके खिलाफ ये जो भी पैसा दिया जाएगा वो वॉइड होगा। कहने का मतलब ये कि जो पैसा दिया जा रहा है कल को वो व्यक्ति ये क्लेम नहीं कर सकता कि मैंने वो पैसा दे दिया था, अगर वो दे देता है, क्योंकि उसका जो उसने अटैचमेंट के विपरीत वो पेमेंट किया, और इसलिए जिसने भी वो पेमेंट किया उसको वो अब कोई भी क्लेम नहीं कर सकता कि उसने वो पेमेंट किया था। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि यदि कोई अटैचमेंट कर दिया गया है किसी भी शेड्यूल में कोई भी प्रॉपर्टी का, उस प्रॉपर्टी का कोई प्राइवेट ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता, उस प्रॉपर्टी की कोई डिलीवरी नहीं की जा सकती है, या उस प्रॉपर्टी में किसी इंटरेस्ट का ट्रांसफ़र या इंटरेस्ट की डिलीवरी नहीं की जा सकती है किसी को। और कोई भी पेमेंट जो है जो डिफ़ॉल्टर को किया जाता है, तो उस पेमेंट के संदर्भ में अगर वो पेमेंट अटैचमेंट के विपरीत है, डेट, डिविडेंड या मनीज़ का, तो उसके रिस्पेक्ट में कोई क्लेम नहीं रह जाएगा उस पेमेंट करने वाले व्यक्ति का, और वो ऐसा कोई भी क्लेम एनफोर्स नहीं करा सकता है। तो इसके इसके ये है रिजल्ट, अगर अटैचमेंट का जो भी रिजल्ट है उसके बारे में कहा जा रहा है। और प्राइवेट एलिनेशन किन किन केसेस में नहीं किया जा सकता उस संदर्भ में ये बात कही गई है। अब आते हैं रूल 17 पे। रूल 17 में कहा जा रहा है, नो ऑफिसर और अदर पर्सन हैविंग एनी ड्यूटी टू परफॉर्म इन कनेक्शन विद एनी सेल। ऑफिसर या पर्सन की ड्यूटी, जैसे हमने पढ़ा था कि टीआरओ किसी भी ऑफिसर या किसी पर्सन को कह सकता है कि इसको सेल करिए, तो किसी पर्सन की भी ड्यूटी लगा सकता है, यानी कि एक कॉन्ट्रैक्ट भी दिया जा सकता है इसमें, जिसको प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट कह सकते हैं। तो कोई भी पर्सन की ड्यूटी या किसी ऑफिसर की ड्यूटी टीआरओ लगा देता है कि इसको सेल करना है। कोई भी ऑफिसर है, कोई ऐसा पर्सन जिसकी ड्यूटी है टू परफॉर्म इन कनेक्शन विद एनी सेल, किसी भी सेल के कनेक्शन में अगर उसकी ड्यूटी है इस शेड्यूल के तहत, it shall either directly or indirectly bid for, acquire or attempt to acquire any interest in the property sold। वो ऑफिसर उसमें बिडिंग नहीं कर सकता, वो ऑफिसर या पर्सन जिसकी ड्यूटी है, उस कोई भी ड्यूटी है उस सेल के कनेक्शन में परफॉर्म करने की, जरूरी नहीं केवल सेल कराने की ही ड्यूटी हो, उस सेल के कनेक्शन में कोई भी अगर ड्यूटी है परफॉर्म करने की उस ऑफिसर या पर्सन की, तो अगर उसकी कोई भी ड्यूटी है सेल के कनेक्शन में परफॉर्म करने की, तो वो ऑफिसर या वो पर्सन जो है ना तो डायरेक्टली ना ही इनडायरेक्टली बिड कर सकता है उस सेल के लिए, ना अक्वायर कर सकता है कोई भी इंटरेस्ट उस प्रॉपर्टी में जो बेची जा रही है, ना कोशिश कर सकता है अक्वायर करने की कोई भी इंटरेस्ट जो कि प्रॉपर्टी में है जो कि बेची जा रही है। नाउ 18 में क्या कहा जा रहा है? रूल 18 में कहा जा रहा है, प्रोहिबिशन अगेंस्ट सेल ऑन हॉलीडेज। नो सेल अंडर दिस शेड्यूल शैल टेक प्लेस ऑन ए संडे और अदर जनरल हॉलीडे। इस शेड्यूल में कोई भी सेल संडे को नहीं किया जाएगा, ना ही वो सेल किसी दूसरे जनरल हॉलीडे पर किया जाएगा जिसको राज्य सरकार रिकॉग्नाइज करती है कि वो एक जनरल हॉलीडे है।
और एनी डे या किसी ऐसे डे पर भी नहीं किया जाएगा विच हैज़ बीन नोटिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू बी अ लोकल हॉलीडे, जिसको स्टेट गवर्नमेंट ने स्थानीय छुट्टी के रूप में डिक्लेयर कर दिया है, नोटिफाई करके, उस एरिया के लिए जिसमें वो सेल होनी है, इन विच द सेल इज टू टेक प्लेस, यानी जिस एरिया में सेल होनी है। अगर वो एरिया में लोकल हॉलीडे डिक्लेयर कर दिया गया, नोटिफाई कर दिया गया स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, तो उस तारीख को या किसी जनरल हॉलीडे के दिन, सामान्य छुट्टी के दिन जो स्टेट गवर्नमेंट पहचानती है सामान्य हॉलीडे के रूप में, या संडे को ये सेल नहीं किया जा सकता। उसके आते हैं रूल 19 पे। रूल 19 कहता है असिस्टेंस बाय पुलिस। एनी ऑफिसर हु इज ऑथराइज्ड टू अटैच और सेल एनी प्रॉपर्टी or to arrest the defaulter or charged with any duty to be performed under this schedule may apply to the officer in charge of the nearest police station for such assistance as may be necessary in the discharge of his duties, and the authority to whom such application is made shall depute a sufficient number of police officers for furnishing such assistance. कोई भी ऑफिसर जिसको ऑथराइज किया गया रहा है कि वो कोई प्रॉपर्टी को अटैच या सेल करेगा, जैसे हमने ऊपर देखा था कि किसी ऑफिसर को ऑथराइज किया जा सकता है टीआरओ के द्वारा, कोई भी ऑफिसर जिसको ऑथराइज या अटैच किया गया है, मतलब अटैच करने के लिए या सेल करने के लिए ऑथराइज किया गया है किसी प्रॉपर्टी को, या डिफॉल्टर को अरेस्ट करने के लिए ऑथराइज किया गया है, या किसी भी ड्यूटी से प्रतिभारित किया गया है, यानी कोई ड्यूटी दी गई है जो कि इस शेड्यूल में उसको परफॉर्म करनी है, तो वो ऑफिसर अप्लाई कर सकता है टू द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन। सबसे नज़दीकी पुलिस स्टेशन के ऑफिसर को वो अप्लाई कर सकता है ऐसे असिस्टेंस के लिए, ऐसे मदद के लिए, एज मे बी नेसेसरी, जैसे कि ज़रूरत हो, इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटीज़, उसके ड्यूटीज़ के डिस्चार्ज में, एंड द अथॉरिटी टू हुम सच एप्लीकेशन इज मेड, और जिस अथॉरिटी को ऐसी एप्लीकेशन की जाती है, शैल डिप्यूट अ सफिशिएंट नंबर ऑफ पुलिस ऑफिसर्स, वो डिप्यूट करेंगे पर्याप्त नंबर ऑफ पुलिस ऑफिसर्स को फॉर फर्निशिंग सच असिस्टेंस, ऐसे असिस्टेंस को देने के लिए। तो यहाँ पे अगर ये एप्लीकेशन की जाती है तो उस केस में जिस अथॉरिटी को एप्लीकेशन की जाती है उसको करना ही करना है, शैल डिप्यूट सफिशिएंट, पर्याप्त नंबर ऑफ पुलिस ऑफिसर्स को डिप्यूट करना ही करना है फॉर फर्निशिंग सच असिस्टेंस। और ये सफिशिएंट नंबर कितना है, ये दैट मीन्स कि वो चीज़ भी वहाँ पर जो भी ऑफिसर ऑथराइज्ड है अटैच या सेल करने के लिए, उसको वो इंडिकेट कर सकते हैं। और डेफिनेटली वो जो ऑफिसर हैं पुलिस स्टेशन में इंचार्ज, वो भी इस बात पे दिमाग लगा सकते हैं कितने लोगों की इसमें ज़रूरत पड़ेगी, उसके अनुसार जो भी पर्याप्त नंबर है, अगर पहले कम नंबर होता है तो और भी नंबर भेजा जा सकता है बाद में। उसके बाद रूल 19A, entrustment of certain functions by TRO. The TRO may within the previous approval of the JC के previous approval से वो entrust कर सकते हैं कोई भी functions as TRO to any other officer। JC के approval से वो TRO की कोई भी functions जो हैं, अपनी कोई भी functions को as TRO वो entrust कर सकते हैं, किसी और को दे सकते हैं to any other officer lower than him, जो उनसे नीचे हो रैंक में, not being lower in rank than as an inspector, लेकिन वो इंस्पेक्टर से नीचे के रैंक का नहीं होना चाहिए वो पर्सन या वो ऑफिसर, वो इंस्पेक्टर के रैंक से नीचे नहीं होना चाहिए। एंड सच ऑफिसर, और ऐसे जो ऑफिसर हैं, शैल इन रिलेशन टू द फंक्शन सो इंटरेस्टेड टू हिम, जो भी फंक्शन उनको इंटरेस्ट किया गया है, इंटरेस्ट किया गया मतलब जो भरोसा करके उनको दी जा रही है फंक्शन, बी डीम टू बी अ टैक्स रिकवरी ऑफिसर, वो माने जाएंगे कि वो एक टैक्स रिकवरी ऑफिसर हैं, उन फंक्शंस के रिलेशन में उनको टैक्स रिकवरी ऑफिसर माना जाएगा। ये हुआ पार्ट 1 खत्म हो गया जो कि जनरल प्रोविजंस थे। पार्ट 2 में हम आते हैं कि सबसे पहले पार्ट 2 में जो मोड ऑफ रिकवरी है, उनमें से जो मूवेबल प्रॉपर्टी का अटैचमेंट और सेल है,
वो पहला मोड ऑफ रिकवरी है। तो इसलिए ये मोड ऑफ रिकवरी डील किया जा रहा है पार्ट 2 में। और इसमें सबसे पहला रूल है रूल 20। Except as otherwise provided in this schedule, when any movable property is to be attached, the officer shall be furnished with by the TRO or other officer empowered by him in that behalf a warrant in writing and signed with his name specifying the name of the defaulter and the amount to be realized. सिवाय जहां शेड्यूल में कुछ और लिखा हो, जब भी किसी मूवेबल प्रॉपर्टी को अटैच किया जाना है तो जो ऑफिसर है जिसको अटैचमेंट करना है उनको टीआरओ फर्निश करेंगे या दूसरे ऑफिसर जो भी टीआरओ के द्वारा एम्पावर किए गए एज ए टीआरओ वो फर्निश करेंगे एक वारंट। यानी टीआरओ वारंट दे रहे हैं ऑफिसर को राइटिंग में और साइन करके अपने नाम के साथ, यानी साइन के नीचे या साइन के आसपास उसका नाम भी होना चाहिए, स्पेसिफाई करते हुए कि डिफॉल्टर का नाम क्या है और कितना अमाउंट रियलाइज करना है। एक तरह से इसको अगर रीड किया जाए तो आइडेंटिटी डिफॉल्टर की बतानी होगी उनको, और अमाउंट कितना रियलाइज करना है वो भी वारंट में लिखा होगा। 21 में कहा जा रहा है द ऑफिसर शैल कॉज अ कॉपी ऑफ द वारंट टू बी सर्व्ड ऑन द डिफॉल्टर। उस वारंट की कॉपी को वो जो ऑफिसर है जिनको अधिकृत किया गया है सेल करने के लिए, वो उसकी एक कॉपी को डिफॉल्टर पे सर्व करेंगे या करवाएंगे। और अटैचमेंट 22 है, रूल 22, इफ आफ्टर सर्विस ऑफ द कॉपी ऑफ द वारंट द अमाउंट इज नॉट पेड फोर्थविथ। अगर वारंट को सर्विस करने के बाद, यानी कॉपी ऑफ द वारंट को सर्विस करने के बाद भी, इसमें ओरिजिनल वारंट नहीं देना है, कॉपी देनी है, अगर उस कॉपी को देने के बाद भी वो जो राशि है फोर्थविथ अगर नहीं पे की जाती तो जो ऑफिसर है ही शैल प्रोसीड टू अटैच द मूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ द डिफॉल्टर। वो प्रोसीड करेंगे और डिफॉल्टर की मूवेबल प्रॉपर्टी को अटैच करने के लिए प्रोसीड करेंगे। उनको जब वारंट की कॉपी सर्विस करने के बाद भी तुरंत वो डिफॉल्टर फोर्थविथ पेमेंट नहीं करता। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले तो उसको रूल 2 का नोटिस दिया जा रहा है, उसके बाद उसे एक वारंट भी सर्विस किया जा रहा है रूल 21 के तहत, और इन दोनों केस में अगर वो पेमेंट नहीं करता है वहाँ पे 15 दिन के अंतर्गत और यहाँ पे तुरंत, तो उस केस में ये जो ऑफिसर है जिनको अधिकृत किया था सेल के लिए, ही शैल प्रोसीड टू अटैच द मूवेबल प्रॉपर्टी। वो अटैच करने के लिए प्रोसीड करेंगे, अभी सेल की बात नहीं होती। उसके बाद रूल 23 है वेयर द प्रॉपर्टी टू बी अटैच्ड इज मूवेबल प्रॉपर्टी। जहाँ पर जो प्रॉपर्टी अटैच होनी है वो अगर एक मूवेबल प्रॉपर्टी है सिवाय एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के, जो कि डिफॉल्टर के पोजेशन में है, इन द पोजेशन ऑफ द डिफॉल्टर, द अटैचमेंट शैल बी मेड बाय एक्चुअल सीजर। उस केस में जो अटैचमेंट है वो सीज करके, सही में सीज करके, सीज करना मतलब उसको जकड़ के हटा ले लेना, सीज कर लेना, एक्चुअल सीजर से किया जाएगा अटैचमेंट जहाँ मूवेबल प्रॉपर्टी है। एंड द ऑफिसर शैल कीप द प्रॉपर्टी इन हिज ओन कस्टडी। और वो जो ऑफिसर है जो सीज कर रहा है या जो अटैच कर रहा है वो अपनी कस्टडी में रखेगा उस प्रॉपर्टी को, या अपने किसी सबॉर्डिनेट की कस्टडी में रखेगा, और द कस्टडी ऑफ वन ऑफ हिज सबॉर्डिनेट्स, एंड शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्यू कस्टडी देयर ऑफ। और वो पर्सन ही जो कि अटैच कर रहा है जिम्मेदार होगा उसके ड्यू कस्टडी के लिए। यानी सबॉर्डिनेट डायरेक्टली जिम्मेदार नहीं होगा, वो ऑफिसर जिम्मेदार होगा, सबॉर्डिनेट तो एडमिनिस्ट्रेटिवली जिम्मेदार होगा, और जो ऑफिसर है वो बाय लॉ जिम्मेदार है। Provided that when the property is seized or subject to speedy and natural decay, or when the expenses of keeping it in custody is likely to exceed its value, the officer may sell it at advance. बशर्ते ये कि जब भी प्रॉपर्टी सीज की जाती है, जो भी प्रॉपर्टी सीज की जाती है,
वो बहुत तेज़ी से और प्राकृतिक रूप से डिके होगी, वो डिके के अधीन है, जल्दी डिके होती है, जल्दी नेचुरली डिके होती है, या जब ऐसा हो कि उसको कस्टडी में रखने के जो खर्चे हैं वो उसकी वैल्यू से भी ज़्यादा एक्सीड करने की संभावना है, उस केस में ऑफिसर उसको सेल कर देंगे तुरंत ही। तो तुरंत सेल करने के लिए ये कंडीशन है कि नेचुरल डिके या स्पीडी नेचुरल डिके अगर होता है और हो रहा है, या कस्टडी में रखने से वैल्यू ज़्यादा, खर्चा ज़्यादा आ जाएगा, तो उस केस में उसको एकदम से सेल कर देना है। और अगर वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है, तो अगर वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है तो क्या करेंगे? विद द प्रॉपर्टी टू बी अटैच्ड इज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। अगर वो प्रॉपर्टी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, यानी फसल है खेत की, तो अटैचमेंट शैल बी मेड बाय अफिक्सिंग अ कॉपी ऑफ द वारंट ऑफ अटैचमेंट। तो ये अटैचमेंट जो है, वारंट ऑफ अटैचमेंट की एक कॉपी को चस्पा करके किया जाएगा या चिपका के किया जाएगा, फिक्स करके किया जाएगा। और ये चस्पा कहाँ किया जाएगा? ए, वेयर सच प्रोड्यूस इज ग्रोइंग क्रॉप, जहाँ ये प्रोड्यूस जो है बढ़ता हुआ फसल है, तो उस जमीन पे जिस पे वो क्रॉप ग्रो कर रहा है वहाँ पे चस्पा करना होगा। और बी, जहाँ पे प्रोड्यूस काट के इकट्ठी कर ली गई रही है, हैज बीन कट और गैदर्ड ऑन द थ्रेशिंग फ्लोर, तो उस केस में थ्रेशिंग फ्लोर जहाँ पे उसको पीटा जाता है दाने अलग करने के लिए, जहाँ दाने को फसल से अलग किया, उसको थ्रेशिंग बोलते हैं। थ्रेशिंग प्रक्रिया या थ्रेशिंग जो प्लेस है जहाँ पर निकाले जा, ट्रीडिंग आउट द ग्रेन, यानी जहाँ ग्रेन को निकाला जाता है या उस तरह की किसी चीज़ को निकाला जाता है, उस फ्लोर पे या उस प्लेस पे उसको चस्पा करना होगा। या जो भूसे का जो कड्डी है, स्टैक है, गठरी है, उसके ऊपर चस्पा करना होगा, ऑन और इन विच इट इज डिपॉजिटेड, जहाँ पे उसको रखा गया है, जिसको रखा गया है वो जो प्रोड्यूस को। एंड अनदर कॉपी, और एक कॉपी तो प्रोड्यूस पे की जगह पे लगा दिया जहाँ ग्रोइंग क्रॉप है, ज़मीन पे, या जहाँ कटाई हो चुकी है, इकट्ठा कर ली गई, तो थ्रेशिंग के फ्लोर पे चिपका दिया या फिर पाउडर के स्टैक पे चिपका दिया। और एक कॉपी जो है, एक और कॉपी आउटर डोर, बाहरी दरवाजे पे, और ऑन सम अदर कंस्पिकुअस पार्ट ऑफ द हाउस, या घर के किसी और भी आसानी से दिखने वाले पार्ट पे चिपका दिया, इन विच द डिफॉल्टर ऑर्डिनरली रिसाइड्स, जिस पार्ट में डिफॉल्टर सामान्यतः रहता है, और विद द लीव ऑफ द टैक्स रिकवरी ऑफिसर, और या फिर टैक्स रिकवरी ऑफिसर की परमिशन लेके, on the outer door or on some other conspicuous part of the house in which he carries on business or personally works for gain, or in which he is known to have last resided or carried on business or personally worked for gain. तो यहाँ पे जो दूसरी कॉपी है उसकी बात हो रही है कि दूसरी कॉपी कहाँ पे चस्पा करनी है। या तो उसको बाहर के दरवाजे पे चस्पा किया जाएगा, या फिर किसी साफ दिखती हुई जगह पे घर के वहाँ चस्पा किया जाएगा जिसमें डिफॉल्टर रहता है सामान्यतः। या अगर टैक्स रिकवरी ऑफिसर की परमिशन मिल जाती है तो या तो बाहर के दरवाजे पे या किसी और कंस्पिकुअस पार्ट पे घर के जिसमें वो बिजनेस करता है या पर्सनली गेन के लिए काम करता है, फायदे के लिए, या जिसमें वो ये जानता है कि वो पहले रहता था, लास्ट रिसाइड, या पहले जहाँ पे उसने बिजनेस किया था या पर्सनली गेन के लिए काम किया था, वहाँ भी चिपकाया जा सकता है। उसके भी कंस्पिकुअस पार्ट पे चिपकाया जा सकता है या आउटर डोर पे चिपकाया जा सकता है जहाँ वो पहले रहा था, लेकिन उसके लिए परमिशन लेनी पड़ेगी टीआरओ से। अगर उसको किसी कंस्पिकुअस पार्ट पे किसी ऐसी जगह पे लगाया जाता है या वो बिजनेस कर रहा था। अगर घर पे लगाते हैं तो उसके लिए टीआरओ के कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं है। ये था कि जो वारंट ऑफ अटैचमेंट है उसकी सर्विस कैसे की जा रही है। अब इसके साथ हम आज का सेशन हमारा समाप्त हो रहा है, बिकॉज हमारा एक और दूसरा सेशन है फ्रॉम 3:30। सो वी कंटिन्यू फ्रॉम रूल 25 टुमारो मॉर्निंग and we come to the end of this session right now.